चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन, जिसमें आज हम लोग GS3 का इकोनॉमिक्स शुरू करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के आज के इस क्लास में हम लोग केवल फंडामेंटल्स पर बात करेंगे और पढ़ने का अप्रोच ये होगा हमारा कि सबसे पहले हम किसी टॉपिक को उठाएंगे, टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वहाँ से रिलेटेड जो प्री और मेंस के क्वेश्चन होंगे हम उनको टारगेट करेंगे। उनको कवर करने के बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसी अप्रोच के साथ चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लास। तो आज बेसिकली इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था को हम शुरू कर रहे हैं, और अर्थव्यवस्था में जिसे आप लोग GS3 के पेपर, जब हम लोग मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये GS3 का पेपर होता है, GS3 का ये पेपर है। आज इस सेशन में हम जो बात करेंगे वो मूलभूत अवधारणाएं नाम से एक टॉपिक है अर्थव्यवस्था में, हम उस पर बात करने जा रहे हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है बच्चों मूलभूत अवधारणाएं। इसी पर आज हम बात करेंगे, जिसको हम लोग बेसिक कंसेप्ट कहेंगे कि ये इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट है, जिसमें हम ये बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है, किन किन अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को लेकर के या अर्थशास्त्र को लेकर के कैसे क्या डिफाइन किया है। बेसिकली हम इन्हीं पर बात करेंगे, और इसमें हम ये भी समझेंगे कि अर्थव्यवस्था के कितने टाइप्स होते हैं, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक होते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग मूलभूत अवधारणाओं में पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मूलभूत अवधारणाओं में सबसे पहले अर्थशास्त्र को किसने क्या कहा है। देखिए, अगर मूलभूत अवधारणाओं में हम पहले हेडिंग को देखें तो इसमें हम लोग पहला हेडिंग पढ़ते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के पिता जो है ये एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। एडम स्मिथ ने सबसे पहले अर्थशास्त्र को डिफाइन किया था, और डिफाइन करने के लिए इन्होंने 1776 में इनकी एक किताब आई थी, और इस किताब का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक में इन्होंने अर्थशास्त्र को डिफाइन करते हुए इन्होंने जोर दिया था कि अर्थशास्त्र का मतलब पूंजी सृजन से होना चाहिए। पूंजी मतलब धन दौलत संपत्ति। तो उनके इस बुक का अगर निष्कर्ष हम देखेंगे, निचोड़ देखेंगे, तो उनका निचोड़ निकल करके आता है कि अर्थशास्त्र का मतलब पूंजी सृजन होना चाहिए। इसका मतलब एडम स्मिथ अर्थशास्त्र को परिभाषित करने के लिए पूंजी सृजन पर जोर देते हैं। इसी के साथ अगर हम देखें तो एडम स्मिथ ने इनकी परिभाषा दी थी अर्थशास्त्र की कि अर्थशास्त्र वह विषय होता। अच्छा, इस बुक के हिसाब से इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। इन्होंने एडम स्मिथ ने इस बुक के हिसाब से अगर हम देखें तो इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था, और इन्होंने अर्थशास्त्र को डिफाइन किया और उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र वह विषय होता है जहां पर हम वस्तु, सेवा, इनका हम लोग यहां पे उत्पादन करेंगे, इनका उपभोग तथा इनके वितरण संबंधी क्रियाओं का अध्ययन हम लोग जहां करते हैं, जिन क्रियाओं से पूंजी सृजन का निर्माण होता है, उसे अर्थशास्त्र कहा गया। इसका अर्थ ये हुआ एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र वह विषय है जहां वस्तु और सेवा के उत्पादन, उपभोग तथा वितरण संबंधी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिससे पूंजी निर्माण होता है, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। एक चीज़ और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं बोर्ड में जैसे जो बातें लिखते चल रहा हूं, अगर आप नोट करते रहेंगे तो इससे आपका एक शॉर्ट नोट्स तैयार होता रहेगा। ठीक है, तो वस्तु और सेवा का उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधी अगर हम प्रक्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं तो ये प्रक्रियाओं का अध्ययन जहां होगा उसे हम लोग अर्थशास्त्र कहेंगे। अध्ययन जहां होगा उसे हम लोग अर्थशास्त्र कहेंगे। अब यहाँ एक समझने वाली बात ये है, क्या हर एक वस्तु और हर एक सेवा अर्थशास्त्र में शामिल होती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हर एक वस्तु और हर एक सेवा अर्थशास्त्र में शामिल नहीं होती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बातें समझते हैं। यदि दुनिया की हर एक वस्तु को हम कहें कि ये अर्थशास्त्र में शामिल होने लायक है, तो ये बात संभव नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे वस्तु और सेवा को भी डिफाइन किया गया है। यहाँ वस्तु उन्हें कहा गया है जिनका बाजार मूल्य होता है और ये दृश्य होते हैं, जिनका बाजार मूल्य होगा और ये दृश्य होंगे, मतलब इन्हें हम प्रत्यक्ष तौर पर डायरेक्टली इन्हें देख सकते हैं और मार्केट में इनकी एक वैल्यू होगी, उसे आप वस्तु कहेंगे। सेवा जो होती है ये बेसिकली अदृश्य होती है, लेकिन इनका भी मार्केट वैल्यू होता है। अदृश्य होगी लेकिन इनका भी बच्चों बाजार मूल्य होगा। तो सभी वस्तुएं और सेवाएं अर्थशास्त्र में शामिल नहीं होती हैं, ये बात स्पष्ट ध्यान रखना है। केवल वही वस्तुएं और सेवाएं अर्थशास्त्र में शामिल होंगी जिनका बाजार मूल्य होगा। वस्तुएं दृश्य होती हैं और जो सेवाएं होती हैं ये अदृश्य होती हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे हम लोगों को क्या लग रहा होगा कि हर एक वस्तु हर एक सेवा का तो अपना बाजार मूल्य होगा? नहीं। जैसे अगर मान लेते हैं कि आप पेरेंट्स हैं और अपने बच्चों को घर पे पढ़ा रहे हैं, खुद से ही आप अपने बच्चे को शिक्षण की एक सेवा दे रहे हैं। क्या इस सेवा के बदले मार्केट में आपको कोई मूल्य मिलेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन वही चीज़ अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जा करके आप पढ़ाएं या किसी अदर के बच्चे को पढ़ाएं तो आपको उसका एक मार्केट वैल्यू मिलेगा। तो अपने बच्चे को घर पे पढ़ाना वो सेवा तो है, लेकिन उसका एक बाजार मूल्य ना होने के कारण उस सेवा को हम अर्थशास्त्र में शामिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें एज अ प्रोफेशन, अगर आप टीचर का काम कर रहे हैं, टीचिंग का काम कर रहे हैं, तो उसका एक परमानेंटली आपको फिक्स वैल्यू मिलती है, मार्केट वैल्यू मिलती है, आपका एक मूल्य मिलता है आपको। तो वो सेवा बाजार मूल्य दिखाती है, अतः उसको हम लोग अर्थशास्त्र में शामिल करते हैं। जैसे कुछ वस्तुएं हैं, मान लेते हैं जैसे किसी किसान ने केवल अपने उपभोग करने के लिए 10 केजी किसी अनाज का उत्पादन किया। अब ये जो 10 केजी अनाज का उत्पादन हो रहा है, क्योंकि ये बाजार में पहुंच ही नहीं रहा है बिकने के लिए, तो उसका बाजार मूल्य होगा ही नहीं। अतः ये 10 केजी खुद के उपभोग के लिए जो वस्तु उगाया जाएगा या जो अनाज उगाई जाएगी वो वस्तु तो है, लेकिन वो अर्थशास्त्र में शामिल नहीं होगा, क्योंकि अर्थशास्त्र में वस्तु और सेवाओं को शामिल होने के लिए कंपलसरी है कि उनका मार्केट वैल्यू हो, उनके बाजार में उनका मूल्य हो। तो एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र को इस तरीके से डिफाइन किया गया। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को पूंजी सृजन पर जोर देते हुए डिफाइन किया है। उन्होंने कहा है कि वस्तु और सेवा का अध्ययन हम जहां करते हैं और इस रूप में करें कि इनका उत्पादन, उपभोग तथा वितरण संबंधी प्रक्रियाओं का फिनोमिनन चल रहा हो, वहां हम लोग इसका जहां अध्ययन करते हैं वो अर्थशास्त्र कहलाता है। यहाँ वस्तु और सेवा, सभी वस्तुएं और सेवाएं अर्थशास्त्रों में शामिल नहीं होती हैं जिनका बाजार मूल्य होता है। केवल वही वस्तु और सेवाएं अर्थशास्त्र का हिस्सा होती हैं, उनमें शामिल होती हैं। अब इसके बाद एक अलग अर्थशास्त्री आते हैं जिनका नाम है मार्शल। मार्शल ने अर्थशास्त्र को डिफाइन किया, लेकिन मार्शल ने जब अर्थशास्त्र को डिफाइन किया तो उन्होंने कहा ठीक है, पूंजी सृजन तो होना ही चाहिए, लेकिन पूंजी सृजन होने के साथ साथ पूर्ण जोर पूंजी सृजन पर नहीं देना होगा। इन्होंने डिफाइन करने के लिए जन कल्याण को केंद्र में रखा। इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र को केवल पूंजी सृजन के आधार पर डिफाइन किया जाए, बहुत उचित नहीं होगा ये। तो मार्शल ने अर्थशास्त्र को डिफाइन करने के लिए जन कल्याण को आधार बनाया। जन कल्याण की बेसिस पे उन्होंने अर्थशास्त्र को डिफाइन किया। उसके बाद अगले अर्थशास्त्री आते हैं जिनका नाम है रॉबिन्स। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को लगभग सटीक परिभाषित किया। रॉबिन्स ने क्या कहा अर्थशास्त्र के बारे में, आइए समझते हैं। रॉबिन्स ने इनको सीमित संसाधनों के आधार पर असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बेसिस पर, उसके आधार पर इन्होंने अर्थशास्त्र को डिफाइन किया। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा। रॉबिन्स अर्थशास्त्र के विषय में कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र वह विषय है जहां पर हम लोग सीमित संसाधन के द्वारा वैकल्पिक उपयोग, सीमित संसाधन द्वारा वैकल्पिक उपयोग वाले
उपयोग वाले असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। रॉबिन्स ने कुछ इस तरीके से सीमित संसाधन को बेस बना करके अर्थशास्त्र क्या है डिफाइन किया गया। याद रखना, अभी हम अर्थव्यवस्था नहीं समझ रहे हैं, अभी हम अर्थशास्त्र समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, अब ये परिभाषा थोड़ी टेक्निकल है, इसको समझने की जरूरत है। रॉबिन्स के हिसाब से अगर हमारे पास सीमित संसाधन है और इस सीमित संसाधन से हम असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन ये असीमित आवश्यकताएं ऐसी हैं जिनका कोई विकल्प भी उपस्थित है हमारे सामने, तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम मानव व्यवहार का अध्ययन जहां करते हैं, वह विषय, वह जगह कहलाता है अर्थशास्त्र। ये कौन कह रहे हैं? रॉबिन्स कह रहे हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल समझेंगे तब बात समझ में आएगी। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास सीमित संसाधन के रूप में हम मान लेते हैं कि हमारे पास मात्र 1000 रुपीज है। इस 1000 रुपीज में हमें कई सारी आवश्यकताएं पूरी करनी है, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं तो असीमित हैं। अगर हम इस असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने लगे, जैसे 1000 रुपये हमारे पास सीमित संसाधन के तौर पर हैं। अब मेरी जो असीमित आवश्यकताएं हैं, उसमें से पहली मेरी आवश्यकता है कि मुझे एक, मान लेते हैं, बैग खरीदना है। उसके बाद मुझे एक दूसरा ऑब्जेक्ट कोई लेना है, मान लेते हैं कोई कपड़ा लेना है अच्छा ब्रांडेड कंपनी का, मान लेते हैं लेविस का कोई हमको शर्ट टी शर्ट लेना हो। उसके बाद तीसरा मान लेते हैं कि हमें एक शूज लेना है। ये हमारी असीमित आवश्यकताएं हो गई। हमें इन असीमित आवश्यकताओं को सीमित संसाधन के थ्रू कंप्लीट करनी है। तो उसमें कैसे क्या होना है, ये डेफिनेशन यहाँ कैसे वैलिड हो रही है समझना है। अभी यहाँ लिखा गया है कि सीमित संसाधन द्वारा वैकल्पिक उपयोग वाले, जरूरी नहीं है कि हमारी जो आवश्यकताएं हो उन्हीं आवश्यकताओं को उन्हीं स्तरों पे जाके पूरा किया जाए। रॉबिन्स कहते हैं कि हमारे पास इनके विकल्प भी उपस्थित होते हैं और इन विकल्पों का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जरूरी है कि बैग जो 1000 रुपीज के आसपास का हो हम वही लें, हम इसका कोई विकल्प भी ढूंढ सकते हैं। हम कोई 150, 200, 300 रुपए तक का कोई बैग खरीद सकते हैं। तो हमने अपने असीमित आवश्यकताओं में विकल्प का प्रयोग किया है। लेविस की शर्ट ना लेकर के हम कोई सस्ती शर्ट ले लें, मान लेते हैं कोई 200 की शर्ट मिल जाए, 500 वाला शूज ले लें, अवेलेबल तो होता ही मार्केट में। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो असीमित आवश्यकताएं हैं, इन असीमित आवश्यकताओं को हम वैकल्पिक रूप दे करके अपने सीमित संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। अब इस प्रोसेस को करने के लिए मानव जैसा बिहेव करता है, जैसा शो ऑफ करता है, उसका अध्ययन हम लोग जहां करते हैं, रॉबिन्स कहते हैं कि वही अर्थशास्त्र है। स्पष्ट है बातें? रॉबिन्स के हिसाब से अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र वह विषय है जहां सीमित संसाधन द्वारा वैकल्पिक उपयोग करने वाले असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। रॉबिन्स के अकॉर्डिंग ये होता है अर्थशास्त्र। इसके बाद सबसे मॉडर्न परिभाषा देने के लिए आते हैं पॉल सैमुएल्सन। तो अब पॉल सैमुएल्सन को भी हम लोग समझते हैं कि पॉल सैमुएल्सन अर्थशास्त्र को कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए, सबसे मॉडर्न डेफिनेशन देते हैं पॉल सैमुएल्सन, और ये इस बात को ध्यान में रख करके डेफिनेशन देते हैं कि भविष्य और वर्तमान में संसाधन सुरक्षित रहे। तो पॉल सैमुएल्सन कहते हैं, सैमुएल्सन, अगर इनके हिसाब से हम डेफिनेशन देखें तो इनके हिसाब से है कि वस्तु और सेवा, वस्तु और सेवा, इन दो का हमें उत्पादन, उपभोग तथा वितरण संबंधी क्रियाओं का ही अध्ययन करना है।
इन्होंने वही पिछली परिभाषा को ही केंद्र बनाया, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें और ऐड कर दी। और वो महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि हम वस्तु और सेवा का उत्पादन, उपभोग तथा वितरण करेंगे, लेकिन इस बात को ध्यान में रख करके करेंगे कि हमारे वर्तमान का संसाधन भी सुरक्षित रहे और इसके साथ जो भविष्य है उसका भी संसाधन सुरक्षित रहे। तो इन्होंने परिभाषा दिया कि अर्थशास्त्र वह विषय है जहाँ समाज या व्यक्ति, जहाँ समाज हो या व्यक्ति हो, अगर ये वस्तु या सेवा का उत्पादन या उपभोग और वितरण कर रहा है तो वो इस बात को ध्यान में रख करके करे कि जो संसाधन हमारे पास उपस्थित हैं ये वर्तमान में भी यूज में आ जाए और हमारे आगे भविष्य के लिए भी सुरक्षित रहे। तो पॉल सैमुएल्सन का ये जो डेफिनेशन है अर्थशास्त्र को लेकर के, ये सबसे मॉडर्न डेफिनेशन माना जाता है, सबसे आधुनिक डेफिनेशन माना जाता है। तो ये कुल 4 अर्थशास्त्री हैं जिनके आधार पर अर्थशास्त्र क्या है ये हमने समझ लिया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अर्थशास्त्र के कितने भाग होते हैं। देखिए, बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले हमने समझा कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र को 4 अर्थशास्त्रियों ने डिफाइन किया। अब इसके बाद हम समझने जा रहे हैं कि अर्थशास्त्र के कितने भाग हैं। तो ये अच्छा टॉपिक है, यहाँ से थोड़े बहुत क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन पीटी में पूछे गए हैं। तो देखिए इसको, अर्थशास्त्र के भाग। अगर हम अर्थशास्त्र के भाग के बारे में बात करें तो अर्थशास्त्र के कुल 2 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है इसे हम लोग कहते हैं समष्टि, और जो दूसरा भाग होता है इसे हम लोग कहते हैं व्यष्टि। व्यष्टि और समष्टि, ये कुल 2 भाग होते हैं अर्थशास्त्र के। ये 2 भाग, जिसमें से व्यष्टि को हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और समष्टि को हम लोग मार्को इकोनॉमिक्स बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब हमें इनका डेफिनेशन समझना है कि मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। देखिए, व्यष्टि में जब हम बात करते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत क्रियाकलाप शामिल होता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि व्यष्टि में कौन से क्रियाकलाप शामिल होते हैं बच्चों। तो व्यष्टि में व्यक्तिगत क्रियाकलाप शामिल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसमें व्यक्तिगत क्रियाकलाप शामिल होगा, और ये क्रियाकलाप किससे संबंधित होगा, क्योंकि ये अर्थशास्त्र का हिस्सा है तो इसमें आर्थिक गतिविधियों से संबंधित क्रियाएं शामिल होंगी। तो इसमें कौन से क्रियाकलाप शामिल होते हैं बच्चों, व्यक्तिगत क्रियाकलाप शामिल होता है, क्रियाकलाप शामिल होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है या कोई समूह है या कोई कंपनी है, कोई व्यक्ति हो या व्यक्तियों का समूह हो या कोई कंपनी हो या इन कंपनियों का समूह हो, अगर ये लोग समूह, अगर ये लोग वस्तु या सेवा का उत्पादन, उपभोग तथा वितरण संबंधी क्रियाओं को कर रहे हैं तो यह पूरी अर्थशास्त्र की स्थिति व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ी जाती है। स्पष्ट है यहाँ तक। व्यष्टि यानी माइक्रो अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडिविजुअल किसी पर्सन के फिनोमिनन पर बात करते हैं, इकोनॉमिकल फिनोमिनन पर बात करते हैं। जैसे कोई इंडिविजुअल पर्सन है या इंडिविजुअल कोई कंपनी है, अगर ये कंपनी किसी वस्तु मतलब यहाँ गुड्स एंड सर्विस, किसी गुड्स या सर्विस का यहाँ पे उत्पादन कर रहा है, उपभोग कर रहा है, तो उसका अध्ययन हम लोग जहाँ करेंगे वो व्यष्टि अर्थशास्त्र होगा। अगर यही हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग समग्र अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। इसमें हम लोग समग्र अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि समग्र अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, तो समग्र अर्थव्यवस्था को अगर हम लोग देखें तो जैसे इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि मुद्रास्फीति से संबंधित यदि हम कोई बात करें,
मुद्रास्फीति से संबंधित यदि हम कोई बात करें, अथवा हम लोग गरीबी पर बात करें, या हम लोग सतत विकास पर बात करें, या हम लोग प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय पर बात करें, है ना, या जीडीपी पर बात करें, तो ये लोग समग्र अर्थव्यवस्था को शो ऑफ करते हैं। और ये लोग समग्र अर्थव्यवस्था को शो ऑफ करते हैं, अतः इसे हम लोग जहाँ पढ़ते हैं वो समष्टि अर्थशास्त्र होता है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। अगर यहाँ हम बात करें समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, तो समष्टि अर्थशास्त्र के जो जनक होते हैं इन्हें जॉन कीन्स कहा जाता है। कहा क्या जाता है, इनका नाम ही जॉन कीन्स है। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? जॉन कीन्स है। इनको थोड़ा ध्यान में रखेंगे क्योंकि आगे ये हम लोगों को मिलते रहेंगे। अब उसके बाद यहाँ व्यष्टि और समष्टि आ जाने के बाद फिर से अर्थशास्त्र को एक अलग टर्म में डिफाइन किया गया है। फिर यहाँ पे अर्थशास्त्र को डिफाइन करने के लिए कहा गया कि व्यष्टि से लेकर के समष्टि तक, व्यष्टि से लेकर समष्टि तक अगर हम सीमित संसाधनों में अपने असीमित आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं तो उसे हम लोग अर्थशास्त्र कहेंगे। ठीक है, ये व्यष्टि और समष्टि के आधार पर फिर से अर्थशास्त्र को डिफाइन किया जा रहा है। और यहाँ पे इसका डेफिनेशन अर्थशास्त्र का क्या दिया जा रहा है कि व्यष्टि से लेकर के समष्टि तक अगर हम लोग अपने किसी भी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति सीमित संसाधनों में करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसे हम लोग अर्थशास्त्र कहेंगे। ठीक, इस तरीके से अगर देखें तो हमारे सामने एक निष्कर्ष निकल करके आ रहा है कि अर्थशास्त्र वह विषय होता है जहाँ पे हम लोग मानव के द्वारा उनकी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। मानव के द्वारा उनकी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है। ठीक, तो अर्थशास्त्र को इस टर्म में भी परिभाषित कर सकते हैं कि अर्थशास्त्र वह विषय होता है जहाँ पे हम लोग मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब देखो, आर्थिक क्रियाएं कौन सी क्रियाएं होती हैं? वे सभी क्रियाएं जो पूंजी से, धन संपत्ति से संबंधित होती हैं उसे हम लोग आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो आर्थिक क्रिया क्या है समझ में आ गई। ठीक, अब यहाँ पे इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था समझने से पहले हमें ये जान लेना होगा कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में डिफरेंस क्या है, तब हम लोग फिर अर्थव्यवस्था में आते हैं। हालांकि इसकी जो परिभाषा होती है वो ये होती है अर्थव्यवस्था की कि किसी देश की भौगोलिक सीमा में, अगर कोई देश है तो उस देश की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है, एक फिजिकल लिमिटेशन होती है उसमें। अगर किसी देश की भौगोलिक सीमा में हम लोग उसकी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करें, किसी देश की भौगोलिक सीमा में हम उस देश की अगर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं तो जहां आप लोग आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, अब भारत की अपनी एक भौगोलिक सीमा है और उस भौगोलिक सीमा के अंदर उसके दायरे में रह करके अगर हम भारत की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे तो हम कहेंगे कि ये आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र नहीं, अर्थव्यवस्था है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर क्या है, तो ये बहुत स्पष्ट रहना चाहिए। अर्थशास्त्र जो होता है ये विषय का सैद्धांतिक पक्ष होता है, ये विषय का सैद्धांतिक पक्ष होता है। जबकि अगर हम अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो इस सैद्धांतिक पक्ष का जब अप्लाइड रूप देखते हैं यानी व्यवहारिक रूप देखते हैं तो ये व्यवहारिक रूप अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र कौन सा पक्ष है? सैद्धांतिक पक्ष है। लेकिन अर्थव्यवस्था कैसा पक्ष है? तो आप जवाब देंगे व्यवहारिक पक्ष। ठीक, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल हम लोग बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं। तो 3 क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो कल हम लोग उस पर बात करते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही।